स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। वक्त पाठशाला का ही है, चिंता मत करिए। आज मास्टर साहब नहीं हैं, तो आज मैं आपके साथ हूं गेस्ट लेक्चरर के तौर पर, गेस्ट टीचर के तौर पर। तो क्लास वैसे ही लगेगी, तमाम मुद्दे आज वही होंगे जिस पर आपको पूरा विश्लेषण भी हम देंगे और सवाल भी पूछेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज पाठशाला में क्या है आपके लिए खास। तो आज पाठशाला में जो चैप्टर्स आपके लिए खुलने वाले हैं उसमें बात होगी वन फैमिली वन टिकट। इस मुद्दे पर क्या राजनीतिक दल सिर्फ धोखा दे रहे हैं? आगे बात होगी राहुल गांधी को लेकर भी, क्योंकि राहुल ने पंजाब के सीएम का झगड़ा सुलझा दिया है या बढ़ा दिया है। तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में इसकी बात होगी। पश्चिमी यूपी में आखिर कौन है चौधरी और कौन है चवन्नी, इसका भी विश्लेषण आपको हम देंगे। बीजेपी या आरएलडी, जाट इस बार किसके साथ जाते हुए दिखाई देंगे, इसकी भी बात होगी। और साथ ही आपको आज हम ये भी बताएंगे वो 5 देश जहां मोदी और जिनपिंग की टक्कर है। आगे आपको बताएंगे हामिद अंसारी की क्लास लगाने वाले नेता से भी खास मुलाकात होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पाठशाला की, और सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। तो आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास का पहला चैप्टर रिश्तों को लेकर और राजनीति की उस उलझन से जुड़ा हुआ है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ तो नेता अपने परिजनों को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, तो दूसरी तरफ एक ही परिवार के लोग एक ही टिकट के लिए आपस में लड़ मर रहे हैं। इस परिवार पॉलिटिक्स के सामने पार्टियों ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि जो पार्टियां इस चुनाव में अब तक ये कह रही थी कि उन्होंने एक परिवार के लिए एक टिकट का नियम बनाया है, वन फैमिली वन टिकट, वहां क्या हो रहा है? वहां एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलने की बात तो कहीं पीछे छूट गई, लेकिन लग ये रहा है कि खुद अपने बनाए हुए नियम को ये राजनीतिक दल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? देखिए जरा एग्जाम्पल आपके सामने। उत्तराखंड में कांग्रेस ने हरीश रावत को टिकट दिया, तो उनकी बेटी अनुपमा रावत को भी टिकट दिया। हरीश रावत नैनीताल की लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस की कैंडिडेट है, यानी एक ही परिवार से 2 टिकट। इसी तरह से हरक सिंह रावत ने अपनी बहू को कांग्रेस का टिकट दिलवा दिया है। हरक सिंह रावत के टिकट पर तो अभी तक सस्पेंस बरकरार है, लेकिन उनकी बहू अनुकृति को लैंसडॉन से कांग्रेस का टिकट मिल गया है। संभावना तो ये भी है कि हरक सिंह रावत को भी आखिरी समय पर शायद टिकट मिल जाए। उत्तराखंड में ही कांग्रेस ने बाजपुर से यशपाल आर्य को टिकट दिया, जबकि उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट दिया, और यहां भी वन फैमिली वन टिकट का नियम अप्लाई नहीं हो पाया। ये दोनों नेता चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। पंजाब में भी कांग्रेस बड़ी बड़ी बात करने के बाद वन फैमिली वन टिकट का नियम लागू नहीं कर पाई। संगरूर से पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल को टिकट मिला, तो सहनेवाल से उनके दामाद बिक्रमजीत सिंह बाजवा को भी टिकट मिल गया। उधर गोवा में क्या हो रहा है, अब जरा इस पर भी नजर डालिए। तो एक एक करके सारे चुनावी राज्यों की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। उत्तराखंड, पंजाब, बारी अब गोवा की। गोवा में बीजेपी भी वन फैमिली वन टिकट नियम अप्लाई करना शायद भूल गई है। विश्वजीत राणे को टिकट दिया, तो उनकी पत्नी दिव्या राणे को भी टिकट मिल गया, जबकि मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। गोवा में ही बीजेपी ने पणजी से एंटेंसियो मॉन्सेरेटे और तलईगांव से उनकी पत्नी जेनिफर मॉन्सेरेटे को टिकट दिया है। गोवा में बीजेपी तक की बात सीमित नहीं, पीछे तो कांग्रेस भी नहीं है। कैलंगुट से माइकल लोबो को टिकट दिया, तो सियोलिम से उनकी पत्नी डेलिला को भी टिकट दे दिया। और इसी तरह से तृणमूल, जो कि वहां पर बदलाव की बात कर रही है, नए सूरज उगने की बात कर रही है, पूरे गोवा में टीएमसी के पोस्टर्स जो हैं वो पटे हुए हैं। गोवा में अल्डोना से किरण कंदोलकर को टिकट दिया, तो थिविम से उनकी पत्नी कविता को भी टीएमसी ने टिकट दे दिया। यानी कोई दल किसी से कम नहीं है। तो ये पूरी तस्वीर जो है ये आपने देखी, और इसीलिए सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर राजनीतिक दल ये करने को मजबूर क्यों है, और वो भी तब जबकि नियम उन्होंने खुद बनाए हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं कि एक फैमिली एक टिकट, इस पर चलेंगे। लेकिन चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर गोवा में तृणमूल हो, हमने आपको सभी की ये तस्वीर दिखा दी। तो एक तरफ पार्टियों अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ रही हैं, लेकिन पार्टियों के लिए परिवार कैसे सबसे ऊपर हो गया है इसकी तस्वीर भी देखिए, और इसीलिए परिवारों की ये पॉलिटिक्स भी बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा बीजेपी की तस्वीर देखिए।
बीजेपी से दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह, पति पत्नी देखिए, और इन दोनों को टिकट चाहिए और एक ही सीट पर दोनों का ये गणित भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही लखनऊ सीट से बीजेपी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। स्वाति सिंह जो पिछली बार मायावती वाले विवाद की वजह से दयाशंकर की जगह पर उनको टिकट उन्होंने हासिल की थी, लेकिन इस बार दयाशंकर सिंह ने खुद दावा ठोका है और इसीलिए अब देखिए एक ही सीट पर दोनों आमने सामने हैं। लेकिन अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक तरफ पति पत्नी एक ही पार्टी में रहकर एक ही टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी है कि परिवारों के ही लोग अलग अलग पार्टियों में दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अदिति सिंह बीजेपी में आ गई हाल ही में, लेकिन उनके पति अंगद सिंह अभी भी कांग्रेस में ही है। अब ये तस्वीर जरा इमेजिन करिए, घर का ड्राइंग रूम है, पति पत्नी दोनों बैठे हैं, एक बीजेपी में है, कांग्रेस में है, उत्तर प्रदेश में चुनावी मूड अपने चरम पर है, डिस्कशंस क्या होते होंगे, कॉन्वर्सेशंस क्या होते होंगे, लेकिन राजनीति शायद यही है। सहारनपुर की तस्वीर देखिए, इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए, लेकिन उनके भाई नुमान मसूद बीएसपी में ही हैं। एसपी और बीएसपी दूर विरोधी एक दूसरे के, लेकिन दोनों भाई अलग अलग दल में आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अंबेडकर नगर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूर्व सांसद राकेश पांडे बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो उनके सांसद बेटे रितेश पांडे अब भी बीएसपी में मौजूद हैं। पिता पुत्र के बाद आइए अब जरा माँ बेटी की बात भी कर लेते हैं, एक एक करके सारे रिश्तों की जो ये पट्टियां हैं आपके लिए हम खोल रहे हैं। अपना दल की कृष्णा पटेल अखिलेश यादव की सहयोगी हैं, तो उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल यूपी चुनाव में बीजेपी की सहयोगी हैं। मुलायम परिवार से अपर्णा यादव बीजेपी में आ चुकी हैं, और जब वो शामिल हुई तो यही कयास उस समय लग रहे थे कि सारा सवाल परसेप्शन का है कि बहू जो है वो अब बीजेपी की तरफ आ गई तो आशीर्वाद किसे मिलेगा, क्या मुलायम उनके लिए कैंपेन करेंगे। तो इन तमाम घटनाक्रमों पर जो वोटर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो या बाकी भारत में भी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को करीब से देख रहे हैं, सवाल सबके जहन में है कि जब परिवारों में भी दो धुर विरोधी विचारधाराओं वाली पार्टियों में सदस्य दिखाई दे रहे हैं, तो घर में बातें कैसी होती होंगी। औरैया में पिता और बेटी आमने सामने हैं। बिधुना सीट से मौजूदा विधायक विनय शाक्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, तो बीजेपी ने उनकी बेटी रिया शाक्य को टिकट दे दिया है। यानी राजनीति का रंग खून के रिश्तों से भी ज्यादा गाढ़ा है। तो पाठशाला में पॉलिटिक्स के इस फैमिली ड्रामा का चैप्टर हमने आपके सामने खोला, लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास में पॉलिटिकल ड्रामा आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी पंजाब चुनाव में सक्रिय हो चुके हैं। राहुल गांधी आज जालंधर पहुंचे, जहां एक वर्चुअल रैली को संबोधित उन्होंने किया। दिलचस्प यह था कि मंच पर राहुल गांधी के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी। पंजाब में इन दिनों बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों में से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। पार्टी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है, क्योंकि डर यह है कि कहीं एक का नाम लेने से दूसरा खफा ना हो जाए। मंच पर राहुल गांधी ने चन्नी और सिद्धू की बात छेड़ दी और कहा कि दोनों के बीच कोई अनबन नहीं, किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ने मुझे भरोसा दिया है कि सीएम फेस किसी को भी बनाइए, दूसरा उसे पूरा सपोर्ट करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भी होगा। गाड़ी में बात हुई कि आगे पंजाब को कौन लीड करेगा। मीडिया वाले उसको सीएम कैंडिडेट कहते हैं। दोनों चन्नी जी ने और सिद्धू जी ने गाड़ी में मुझे कहा कि देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, दो लोग तो लीड नहीं कर सकते।
ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। तो राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं कि दोनों से मेरी बात हो गई है, सीएम फेस हम अनाउंस करेंगे तो दूसरा सपोर्ट करेगा। लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में आपको आज के दिन की सबसे दिलचस्प पॉलिटिकल तस्वीर में दिखाने वाली हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने चन्नी और सिद्धू के बीच भाईचारे की बात मंच पर कही तो सीएम चन्नी ने सिद्धू को बुलाकर उन्हें गले लगाया और ये दिलचस्प तस्वीर आज चर्चा का विषय भी लगातार बनी रही। लेकिन चाहे बात बॉडी लैंग्वेज की हो, चाहे बात चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशंस की हो, चाहे बात मंच से क्या मैसेज कन्वे हो रहा है उसकी हो, लेकिन राजनीति शायद वो है जो बिटवीन द लाइंस पढ़ी जाती है। यानी मंच पर जो हुआ उससे लग तो ये रहा है कि पंजाब में चन्नी और सिद्धू के बीच ऑल इज वेल है, लेकिन राजनीति में जो सामने होता है कई बार वो पर्दे के पीछे होता नहीं। और इसीलिए सवाल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी के इस स्टंट से सीएम फेस का मुद्दा सुलझाने की बजाय और उलझता हुआ पंजाब के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई दे। भाजपा यार ਐਵੇਂ कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूहरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। राहुल गांधी जी तुसी मैनू जो देता इस तो ज्यादा मैं क्या मंग सकदा है। आवाज़ जी तुसी भाजपा यार ऐਵੇਂ कोई कहे। तो सवाल फिर वही, गले मिले लेकिन दिल मिले क्या? बहरहाल बढ़ेंगे आगे और पाठशाला में अब जाट लैंड की चुनावी लड़ाई का चैप्टर आपके सामने मैं खोल रही हूं। इस चुनाव में पश्चिमी यूपी के जाट लैंड का चौधरी कौन होगा, कौन चौधरी साहब बनकर उभरेगा, क्योंकि लड़ाई जो है वो कांटे की है। एक तरफ वो पार्टी है जिससे जाटों की पहचान और विरासत जुड़ी है, तो दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसे 2014 के बाद से लगातार जाटों का बम्पर समर्थन मिला है। सबसे पहले आपको पश्चिमी यूपी में जाटों का गणित समझाते हैं। पश्चिमी यूपी में जाट आबादी तकरीबन 15% है। जाटों का प्रभाव यूपी के 26 जिलों की 130 सीटों पर है। जाट बहुल 6 डिविजन्स हैं, जिनमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और अलीगढ़ है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है और लगातार चर्चा ये है कि पहले चरण में जिसे मोमेंटम मिलेगा उसका प्रभाव आपको आगे आने वाले चरणों में दिखाई दे सकता है। और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी इस वक्त नाक का सवाल बना हुआ है, चाहे बीजेपी हो या फिर एसपी आरएलडी गठबंधन हो। तो यूपी का पहला चरण जाट बहुल इलाका है और इसी से यूपी चुनाव की दशा दिशा तय होगी। और इसीलिए मैदान में खुद गृह मंत्री अमित शाह उतर चुके हैं। 2 दिन से अमित शाह पश्चिमी यूपी में सुपर एक्टिव हो गए हैं और खास तौर पर जाटों और गुज्जर्स के समीकरण को साधने में वो जुटे हुए हैं। अमित शाह ने आज मथुरा में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने नोएडा के दादरी में जब डोर टू डोर कैंपेन किया तो पर्चे बांटे। इस पूरे इलाके में वो जाट गुज्जर समीकरण बनाने में दिखाई दिए। अमित शाह ने दादरी की जिस विधानसभा में कैंपेन किया है वहां पर गुज्जर वोट सबसे ज्यादा है। इस सीट पर 10 फरवरी को ही वोटिंग होनी है। ठीक एक दिन पहले अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं से मुलाकात की थी और ये मीटिंग बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई थी। इस बैठक में करीब 250 जाट नेता थे। 1.5 घंटे लंबी ये बैठक चली। जाट नेताओं से अमित शाह ने एक सीधा संवाद किया, डायरेक्ट कनेक्ट। अमित शाह को जाटों ने पगड़ी पहनाई। ये तक कहा कि आप हमारे लिए गृहमंत्री बाद में हैं, पहले चौधरी अमित शाह हैं। जाट नेताओं के लिए चौधरी चरण सिंह ही आदर्श नेता हैं और इसीलिए अमित शाह को चौधरी कहकर संबोधित करना संकेत तो है। बैठक में जाट नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी मौजूद थे। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जो ये कोशिश हुई एक सीधा संवाद बिठाने की, इससे हासिल क्या होगा? जो चैलेंज, जो चुनौती बीजेपी को पश्चिमी यूपी में दिखाई
दे रही है। क्या वो चुनौती, उस चुनौती में कदम उनके मजबूत होंगे? रविवार की मीटिंग में अमित शाह ने जाट नेताओं से क्या कहा था वो भी अहम है। अमित शाह ने जाट नेताओं से यह कहा कि साल 2013 में आपसे मिला था और मेरी राजनीति यूपी से शुरू हुई और जाट समुदाय ने मुझे भरपूर समर्थन दिया। साल 2014 में सरकार बना दी, 2017 और 19 में आप लोगों ने सरकार बना दी। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप हमें चुनाव में जीत दिलवाएंगे। जब जब जाट समुदाय के पास गए, आप लोगों ने हमारी झोली वोटों से भरी है। जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया और ये तमाम ऐसी बातें थी जो एक इमोशनल कार्ड के रूप में भी देखी जा रही है। बैठक में जाट नेताओं ने यह सवाल उठाया कि कैबिनेट में कोई जाट मंत्री नहीं है और इस पर अमित शाह ने कहा कि समय समय की बात है, आज आपका कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, आपने ये बोला, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। आज 3 राज्यपाल जाट समुदाय के हैं, 9 सांसद जाट समुदाय से हैं। अमित शाह ने जाट नेताओं को राष्ट्रवाद से भी जोड़ने की कोशिश की, मैसेजिंग की है। अमित शाह ने कहा कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, सेना में सबसे ज्यादा जाट है, धारा 370 को हटाने का काम हमने किया। बीजेपी और जाटों की विचारधारा एक रही है, राष्ट्र सर्वप्रथम। हम लगातार घुसपैठियों से लड़ते आए हैं। जाट भी किसान और प्रदेश की उन्नति सोचता है और बीजेपी भी यही चाहती है, यही सोचती है। हमारा और आपका नाता 600 साल पुराना है। तो जब आप इन बातों को सुन रहे हैं, जो ये संवाद जाट नेताओं के बीच में और अमित शाह के बीच में रहा, मैसेज क्या निकल कर आ रहा है? मैसेज ये कि घर की बात घर में रहे, घर से बाहर ना जाए और मन मुटाव होते हैं लेकिन मन भेद नहीं होने चाहिए। जाट नेताओं के साथ अमित शाह की जो बैठक हुई उसमें नाम जयंत चौधरी का आया तो इसके बड़े मायने निकाले जाने लगे। लेकिन जयंत चौधरी ने जो जवाब आज दिया वो भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। सुनिए जयंत का स्टेटमेंट। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? आपके मान सम्मान की बात है। ये फैसले मैं अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं लेता। बहुत तो जयंत ये कह रहे हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को जरा इतिहास के आईने में भी देखते हैं कि आरएलडी कब कब कौन कौन गठबंधन से जुड़ी रही है, इसकी भी एक झलक अब आपको यहां पर हम दिखाते हैं। और जो आंकड़े मैं आपके सामने अब रखने वाली हूं, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। क्या रहा है आरएलडी का इतिहास, अब जरा एक नजर इस पर डाल दी। आरएलडी के इतिहास में 25 साल में 9 गठबंधन हुए हैं। 25 साल में 9 गठबंधन। और जब आप ये देखेंगे कि ये गठबंधन किस किस से हुए हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि विचारधारा की यहां पर कोई जगह है नहीं, जो बातें आज हो रही हैं। तो 2004 लोकसभा चुनाव, उस समय इन्होंने एसपी के साथ चुनाव लड़ा और इस दौरान हुआ क्या, इनके खाते में आई 3 सीटें। 2009 का आप चुनाव देखिए। 2009 के चुनाव में आप बीजेपी के साथ चल दिए, यानी एसपी से राह पलटकर बीजेपी की तरफ आ गई और कितनी सीटें हासिल हुई? 5 सीटें। 2012 की तस्वीर देखिए। 2012 का चुनाव क्या कहता है कि उस दौरान इन्होंने फिर राह बदल ली और इस बार कौन दोस्त बन गया? कांग्रेस, क्योंकि लगा कि भविष्य वहां पर है और यहां पर ताकत और बढ़ गई, 9 सीटें आपने हासिल की। अब अगला चुनाव देखिए, 2014। इस दौरान आप यूपीए के साथ ही रहे, लेकिन खाता यहां पर नहीं खुल पाया, यानी एक भी सीट आपको नहीं मिली। तो ये तस्वीर जो आप 2004, 2009, 2012, 2014 की देख रहे हैं, इसमें आप अगर पढ़ पाएंगे तो समाजवादी पार्टी से भी इन्हें कोई परहेज नहीं था। 2004 में 2009 में बीजेपी के साथ आ गए, जिनके खिलाफ आज लड़ रहे हैं। 2012 में कांग्रेस के पास चले गए, जिनकी बुराइयां भी आज इनके स्टेटमेंट में दिखाई देती हैं। और 2014 में बेशक कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब जो 2022 की तस्वीर है उसमें एक बार फिर ये पहुंच गए हैं एसपी के साथ।
लेकिन 2017 की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर इनको लगा कि अकेले लड़ना ही बेहतर है, एकला चलो रे, और यहां पर 1 सीट इन्होंने हासिल की। तो ये ओवरऑल पूरी तस्वीर जो है आप देख रहे हैं इनके गठबंधनों की। तो आज जब जयंत चौधरी ये कहते हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, तो आरएलडी का ये जो इतिहास है, ये इतिहास आरएलडी का बहुत कुछ कहता है कि चवन्नी नहीं है, पलटेंगे नहीं, आज कह रहे हैं। तो इन सालों में क्या हुआ, यानी जहां फायदा दिखा या जहां ये लगा कि आपका चुनावी गणित जिसके साथ रहकर बेहतर हो सकता है, वहां पर आप पहुंच गए। और इसीलिए ये परिस्थिति आज के उनके स्टेटमेंट पर कितना भरोसा जो है भरोसा रखा जाए, इस पर सवाल पैदा करती है। लेकिन समझना हमें यह भी होगा कि अचानक वोटिंग से 10 से 12 दिन पहले जयंत चौधरी का नाम क्यों लेने लगी बीजेपी, वो भी तब जब जयंत चौधरी अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुके हैं, सीट शेयरिंग हो चुकी है, कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। तो इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है जाट मुस्लिम समीकरण को तोड़ना। हम पाठशाला में आपको बता चुके हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने इस बार बड़ी रणनीति से पश्चिमी यूपी में उम्मीदवार उतारे हैं। इसका उदाहरण मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद है। अब यहां के जरा आप आंकड़े देखिए। मुरादाबाद में 47% मुस्लिम है, 47%, 52% हिंदू हैं, और यहां की सभी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मुजफ्फरनगर में 42% मुस्लिम है, 57% हिंदू हैं, और यहां की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कोई मुस्लिम नहीं उतारा है, ज्यादातर जाट कैंडिडेट है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों के बीच कोशिश ये है कि पश्चिमी यूपी में जाट प्लस मुस्लिम समीकरण बनाया जाए, जेएम समीकरण। मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर जाटों की नाराजगी ना ली जाए, आरएलडी जाट समीकरण को साधे और समाजवादी पार्टी मुस्लिम समीकरण को साधे। यानी उत्तर प्रदेश में 2013 के बाद जो एक परिस्थिति ये दिखाई देती थी कि जाट और मुस्लिम एक साथ नहीं है, उस समीकरण को साधने के लिए आरएलडी और एसपी साथ आ गए हैं। पश्चिमी यूपी में अब आपको कुछ वोटों का गणित भी हम यहां पर समझाते हैं, और ये गणित भी इस वक्त समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का ये गणित आपको बताएगा कि इस समय चुनौतियां क्या हैं। वेस्टर्न यूपी की चुनौती, अब यहां पर देखिए कि किस तरह से वोटर बटा हुआ है। मुस्लिम यहां पर है 27% आबादी के हिसाब से। अब यहां पर देखिए जाट वोटर्स कितने हैं, 15%। मुस्लिम जाट। अब इसके बाद अगला नंबर आता है दलितों का। दलित यहां पर मौजूद हैं 25%। गुज्जर, देखिए आज अमित शाह भी मौजूद थे दादरी में, कोशिश थी गुज्जर वोटर को भी साधना है, तो गुज्जर वोटर कहां है, कितना है यहां पर, 4%। अब बारी आती है राजपूत वोटर की, इनका नंबर है यहां पर 8%। यादव वोट बैंक, जो कि समाजवादी पार्टी की ताकत रही है, इनका भी वोट शेयर यहां पर जो आबादी के हिसाब से प्रतिशत है वो है 8%। तो अब अगर आप इस पूरे नंबर को यहां पर देखेंगे, मुस्लिम, जाट, दलित, गुज्जर, राजपूत, यादव, इन सब में सबसे बड़ा नंबर किसका है, मुस्लिम और जाट का। 27% ये, 15% ये, और जो भी मुस्लिम और जाट के समीकरण को साध लेगा, गणित ये कहता है कि खेल उसका यहां पर ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। और यही वजह है कि एसपी और आरएलडी का गठबंधन इस समय चुनौती बीजेपी को भी दिखाई दे रहा है, और इसीलिए कमान सीधे संभाल ली है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह ने, क्योंकि ये जो वोट बैंक है इसे साधना है। तो सवाल यह है कि वो जाट समुदाय जो पिछले 3 चुनावों में बीजेपी के साथ रहा है, क्या वो इस बार कुछ हद तक किसान आंदोलन या दूसरी वजहों से बीजेपी से दूर हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी ने जयंत चौधरी का नाम लेना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से खुद अमित शाह मैदान में उतरे हैं। इसे समझने के लिए हमें पिछले 2 चुनाव के रिकॉर्ड देखने होंगे, जिसमें जाटों के समर्थन से बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली। आंकड़े देखिए, 2012 की तस्वीर आपके सामने है पश्चिमी यूपी की। इसमें आप देखेंगे कि यूपी की 136 सीटों में 20 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी और वोट शेयर उनका 16% था। तो पश्चिमी यूपी का ये पूरा गणित आप बीजेपी के लिहाज से इस वक्त देख रहे हैं। 136 सीटों में से
जो सीट बीजेपी ने हासिल की और जो वोट शेयर उनके पास रहा। लेकिन अब 2017 में पश्चिमी यूपी की तस्वीर देखिए, बीजेपी को 109 सीटें मिली। नंबर देखिए, 136 में से 109 सीटें अकेले बीजेपी के खाते में गई और वोट शेयर बढ़कर हो गया 42% तक, 42.54%। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी के पास ये पूरा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, जिसका फायदा उनको मिला और सरकार बनाने में मदद मिली। अब आपको आरएलडी का गणित भी बताते हैं। 2012 में आरएलडी का जो वोट शेयर था वो 11% था, 9 सीटें मिली थी। 2017 में आरएलडी का वोट शेयर जो है घटा 6% रह गया और सीट रह गई मात्र 1। यानी पश्चिमी यूपी, जो कि कर्म भूमि रही है आरएलडी के लिए, उनकी विरासत जहां से जुड़ी हुई है, वहां पर आरएलडी का यह हाल आपको दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी ने यहां इनका खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2014 में बीजेपी को 77% जाटों ने वोट किया था और 2019 में क्या हुआ, ये बम्पर वोटिंग जो जाटों ने समर्थन के रूप में दी है बीजेपी को, 77% से बढ़कर 2019 में यह आंकड़ा 91%, 91%। कितना बड़ा नंबर है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफा वोटिंग, एक तरफा समर्थन यहां पर बीजेपी को दिखाई दिया जाटों की तरफ से। और इसीलिए अमित शाह ये कह रहे हैं कि जब जब आपके पास आए झोली आपने हमारी वोटों से भर दी, तो इस बार झोली खाली मत करिए। इस इमोशनल अपील को यहां से समझिए। तो जाट वोटों की लड़ाई के बीच और अमित शाह के बयान के बीच शुक्रवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। नजर इस पर भी होगी, जो नैरेटिव बीजेपी ने गढ़ा है इन 2 दिन में, अखिलेश और जयंत उसको लेकर क्या कहते हैं मंच से या कैसे उसका तोड़ निकालेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अखिलेश और जयंत ये नहीं चाहते कि जाट और मुस्लिम समीकरण टूटे, या फिर जिस तरह की कंफ्यूजन की एक स्थिति बीजेपी ने अपने स्टेटमेंट से पैदा की है जयंत को लेकर एक सॉफ्ट स्टैंड के जरिए, उसका नुकसान उन्हें अपने वोटर्स के बीच उठाना पड़े। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पाठशाला में अब डिप्लोमेसी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल एशिया के 5 देशों के राष्ट्रपतियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे। इन सभी नेताओं को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड पर आना था, लेकिन कोरोना की नई लहर की वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब पीएम ने इन नेताओं के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया, जो भारत और सेंट्रल एशिया के 5 देशों के बीच इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन है। इसकी वजह क्या है और ये क्यों अहम है, इसे आज की क्लास में हम आपको समझाएंगे। तो अब आपको हम बताते हैं कुछ तस्वीरों में एशिया शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं तो इसके मैसेजिंग क्या है वो आपको इस वक्त हम मैप में दिखा रहे हैं। सेंट्रल एशिया का आप ये मैप देख रहे हैं जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हमने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि एशिया के इन 5 देशों के स्टेट हेड्स के साथ जो प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, ये भौगोलिक रूप से क्यों अहम है ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये रशिया और यूरोप का गेटवे है। अगर इन देशों से भारत की कनेक्टिविटी बढ़ती है, भारत की कनेक्टिविटी अगर इन देशों के साथ बढ़ती है, जो 5 देश हमने इस वक्त नक्शे पे यहां पर हाईलाइट किए हैं, तो व्यापार के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी, संभावनाएं खुलेंगी। और अभी जो स्थिति है, अब आपको वो भी मैं समझाना चाहूंगी, क्योंकि संभावनाएं जब हम बात कर रहे हैं तो इन संभावनाओं के गर्भ में क्या है आपको ये भी जानना चाहिए। तो आइए जरा आपको ये भी यहां पर आंकड़ों में हम बताते हैं। प्रधानमंत्री ने जब सेंट्रल एशिया के इन 5 देशों के साथ बैठक की है, 5 नेशंस, रशिया और यूरोप के ये गेटवेज हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा, आपके मास्टर जी जितनी अच्छी राइटिंग नहीं होगी, लेकिन मुद्दे को समझिएगा। तो सेंट्रल एशिया के इन 5 देशों के साथ जब बातचीत हो रही है तो व्यापार यहां पर सबसे बड़ा एंगल है, क्योंकि इन 5 देशों के साथ जो भारत का व्यापार है वो कितना है, सिर्फ $2 अरब। इसे मैं सिर्फ क्यों कह रही हूं ये भी आपको बताऊंगी अभी। ये जो इन 5 देशों के साथ व्यापार है भारत का, ये है $2 अरब। और इसके आगे मैंने सिर्फ क्यों लगाया, इसके पीछे भी एक वजह है।
क्योंकि जो आपको इसके साथ में दूसरा नंबर देने वाली हूं वो नंबर सुन के अब आप चौंक जाएंगे। पड़ोसी देश चीन का आंकड़ा। चीन का जो व्यापार है इन 5 देशों के साथ, जो मैंने अभी आपको मैप्स पर दिखाए, इन 5 देशों के साथ चीन का व्यापार है 100 अरब डॉलर। चीन का व्यापार। अब जरा इस परिस्थिति को देखिए। भारत का नंबर है महज 2 अरब डॉलर, चीन का नंबर है 100 अरब डॉलर। 2 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर, 50 गुना ज्यादा। 2 अरब डॉलर और 100 अरब डॉलर। तो यहां से आप फर्क समझिए कि जब इन 5 देशों के साथ प्रधानमंत्री एक वार्ता कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस की परेड के लिए भी इन्हें आमंत्रित किया गया था चीफ गेस्ट के तौर पर, तो डिप्लोमेसी का ये पहलू ये कहता है कि जब इस तरह की स्टेट विजिट्स होती हैं तो उस पर तमाम संभावनाओं पर, 2 देशों के बीच कैसे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, नए स्तर पर जाते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। और इस तरह की नई दोस्तियों की जरूरत क्यों है, फ्रेंडशिप्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर 2 अरब डॉलर और 100 अरब डॉलर के इस फर्क को पाटना है तो संबंधों को और मजबूत करना होगा, अलग स्तर पर लेकर जाना होगा। और जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन 5 देशों की हैं, मैप पर जो हमने आपको दिखाई, वो यूरोप और रशिया के गेटवे हैं। यानी अगर इनके साथ कनेक्टिविटी आपकी बेहतर होती है तो 2 अरब, मैं ये नहीं कह रही कि सीधे पहुंच जाएगा 100 अरब पर, लेकिन ये फर्क कुछ कम तो होगा, इस दिशा में कुछ कदम तो उठाए जाएंगे। तो इसलिए ये जो मीटिंग थी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस इलाके में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और इसका ही भारत को मुकाबला करना है, क्योंकि भारत के साथ शिखर सम्मेलन से ठीक 2 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सेंट्रल एशिया के इन 5 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की तरफ से प्रयास जारी हैं, 100 अरब डॉलर का व्यापार जो चीन कर रहा है वो भी लगातार जुड़ा हुआ है। इस मीटिंग के जरिए चीन ने इन देशों को 50 करोड़ डॉलर देने का ऑफर दिया था। चीन और सेंट्रल एशिया गैस पाइपलाइन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा चीन कजाकिस्तान क्रूड पाइपलाइन की शुरुआत की। चीन किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान हाईवे की शुरुआत हुई। चीन ताजिकिस्तान एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। चीन ने 5 देशों को 5 करोड़ कोविड वैक्सीन देने का ऐलान किया। यानी मतलब यह है कि चीन पूरा जोर लगा रहा है कि सेंट्रल एशिया के इन देशों में उसका प्रभाव कम ना हो और कोई दूसरा देश फायदा ना उठाए या उसको यहां पर चुनौती ना दे पाए। इसलिए कोई चीन जो है यहां पर कोई वैक्यूम ही नहीं छोड़ना चाहता जिसका फायदा भारत उठा सके। तो इस पूरे इलाके की अहमियत हमें समझनी होगी। पहली बात, इस इलाके में नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यूरेनियम का भंडार है। दूसरी बड़ी बात, इनमें से 3 देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं और इस लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है। तीसरी बात, ये व्यापार का पुराना और अहम रास्ता है और ये रशिया और यूरोप तक पहुंच बनाता है। और यही वजह है कि इस विजिट और इस वर्चुअल बातचीत को बड़े इंपॉर्टेंस के साथ देखा जा रहा है। सेंट्रल एशिया के इन देशों की भारत के लिए अलग अलग अहमियत है। जैसे ताजिकिस्तान काउंटर टेररिज्म में भारत के लिए जरूरी है। ताजिकिस्तान में भारत के 2 एयरबेस भी हैं। ताजिकिस्तान में एल्यूमिनियम, यूरेनियम, मरकरी का भंडार है। इसके अलावा कजाकिस्तान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है और ये भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ी मदद कर सकता है। कॉपर, तेल और गैस का बड़ा भंडार कजाकिस्तान में है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान के लिए भारत का गेटवे है। यहां से यूरोप में भारत का ट्रेड रूट बनता है। तुर्कमेनिस्तान के पास नेचुरल गैस का भंडार है। उज्बेकिस्तान की अगर बात करें तो ये भी अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा, बॉर्डर को साझा करता है। काउंटर टेररिज्म में अहम भूमिका निभा सकता है। यहां 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान में गोल्ड और यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। किर्गिस्तान और भारत लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इन देशों को भारत का जरूरी पार्टनर बताया और अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन में कहा क्या। कजाकिस्तान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन गया है। मैं कजाकिस्तान में हाल में हुई जान माल की हानि के लिए
संवेदना प्रकट करता हूं। उज्बेकिस्तान के साथ हमारे बढ़ते सहयोग में हमारी राज्य सरकारें भी एक्टिव भागीदार हैं। इनमें मेरा होम स्टेट गुजरात भी शामिल है। किर्गिस्तान के साथ हमारी शिक्षा और हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी है। हजारों भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे हैं। ताजिकिस्तान के साथ हमारा सुरक्षा के क्षेत्र में पुराना सहयोग है और हम इसे निरंतर और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारतीय विजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अशगाबाद एग्रीमेंट में हमारी भागीदारी से स्पष्ट है। एक्सेलेंसीज, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में भी हमारा आपसी सहयोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी में सेंट्रल एशिया के इन देशों की जगह खास है। 2015 में पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए थे और उसके बाद से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति 5 बार भारत आए। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति 6 बार भारत आ चुके हैं। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति 6 बार भारत आ चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति 7 बार भारत आए हैं और तुर्कमेनिस्तान की राष्ट्रपति 3 बार भारत आ चुके हैं। अब देखना यह होगा इन रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने के और मजबूत प्रयास कैसे होते हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत की इमेज खराब करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ चलता रहता है और इसमें हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिर्फ राजनीति है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, सवाल हमारे देश का है और यही बात देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर लागू होती है, जिन्होंने विदेशी जमीन पर जाकर ऐसी बातें की जिससे भारत विरोधी तत्वों को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का नया मौका मिला। हामिद अंसारी ने अमेरिका में मुस्लिम काउंसिल के मंच पर भारत के नए राष्ट्रवाद का डर दिखाया। तो पहले सुनिए हामिद अंसारी ने कहा क्या। Almost 20% of our people belong to religious minorities. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. तो सवाल आज सबके जहन में ये था कि एक व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ चुका है वो आखिर हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। ऐसी क्या वजह हो गई जो उन्हें इस तरह की बातें सूझ रही हैं और क्या ये भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश भी है और अगर है तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। इसी पर अब आपको सीधी बातचीत सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से। मैंने ये तमाम सवाल पूछे। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ गए हैं। नकवी जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। और सर देखिए, गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से हम मना रहे हैं। 73 वर्षों की जो ये उपलब्धि है संविधान लागू होने की, उसे मना रहे हैं। लेकिन ऐसे ही अवसर पर हम ये देख रहे हैं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति
अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में ये कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ खतरे में हैं, हिंदुओं की बहुमत वाली आबादी जो है धार्मिक असहिष्णुता फैला रही है। आप जब उनकी स्पीच को देखते हैं, क्या वजह आप पाते हैं कि अमेरिकी सेनेटर्स के सुर में सुर मिलाते हुए वो हिंदुस्तान के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? मैं एक चीज आपको बताऊं मीनाक्षी जी, इसी तरह के एंटी हिंदू मंत्र ने कांग्रेस को छू मंतर कर दिया है। इसी तरह के कई और लोग थे जो कि इस तरह के कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे सवाल उठाते थे, कभी राष्ट्रवाद पे उठाते थे, वो सारे के सारे जो है वो उड़नछू हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, मोदी बैशिंग की सनक उसको भारत बैशिंग की साजिश तक पहुंचा देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आप भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की सहिष्णुता, भारत के संविधान, भारत के समाज पर सवाल खड़े करेंगे तो निश्चित तौर से सवाल आप पे खड़े होंगे। और जो व्यक्ति इस देश के संवैधानिक पद पे रहा हो, इतने लंबे समय तक रहा हो, उसके द्वारा ये सवाल खड़ा किया जाए और कहा जाए कि ये देश जो है वो असहिष्णु हो गया है। अरे भैया, आप इस देश को, इस देश के संवैधानिक पद पे बैठते हुए, रहते हुए और उसके बाद भी इस देश को गाली दे रहे हैं। यही इस देश की सहिष्णुता है जिसे आप असहिष्णु कह रहे हैं। और ऐसा अफसोस तो इसलिए नहीं होता, अफसोस ये होता है कि आप उस संस्था, उस संगठन के मंच पर है जो पाकिस्तान से प्रायोजित है, जिसका लिंक ISIS से है, जिसका लिंक जो है वो तमाम ऐसे न केवल राष्ट्र भारत विरोधी ही नहीं बल्कि दुनिया के अमन और चैन को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्रों और साजिशों से भरा हो। आप वहां पे उसके प्रायोजित मंच पे गर्व से जाकर के हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं। सर, लेकिन यही तो चिंता की मुझे तो टाइमिंग पर ताज्जुब होता है। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं सर, यही तो चिंता की वजह है कि आतंकी संगठन ISIS समेत कई आतंकी संगठनों के साथ संबंध का आरोप भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद पर लगते रहे हैं। 2021 में त्रिपुरा हिंसा में इनका हाथ होने का त्रिपुरा सरकार ने दावा किया है और ऐसे में हामिद अंसारी साहब इस सेमिनार में शामिल हो रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक नाराजगी, गुस्सा हिंदुस्तान के भीतर दिखाई दे रहा है। सरकार लेकिन इस मसले पर क्या करेगी? सिर्फ निंदा और आलोचना तक क्या बात खत्म हो जाएगी या इस पर कोई एक्शन भी हम आगे देख सकते हैं? नहीं, एक बात आप समझिए, कोई उपराष्ट्रपति होते हैं तो उपराष्ट्रपति के बाद भी उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। उपराष्ट्रपति के बाद भी उनके जो प्रोटोकॉल हैं वो अपने होते हैं। लेकिन जो है वो टाइमिंग अगर आप देखें तो अभी 4-5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। उन चुनावों में जो है वो तुष्टीकरण के छल को विकास के बल से ध्वस्त किया गया है। उस चुनाव में जो है वो किसी तरह के सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिकता के माहौल को न होने पाए, ये हमारी कोशिश की गई। आप मुस्लिम वोटों के बंदरबाट के चक्कर में, मुस्लिम वोटों के अपहरण करने के चक्कर में आप इतनी बड़ी साजिश और षड्यंत्र करेंगे, इतने बड़े आप षड्यंत्रों का जाल बिछाएंगे और आप कहेंगे कि साहब जो है वो हिंदुस्तान तो बहुत असहिष्णु हो गया है। अरे भैया, जिस देश के प्रायोजित कार्यक्रम में आप थे, आप जरा पता लगा लो, क्या उस देश में कोई हिंदू उस देश का राष्ट्रपति हो सकता है? कोई हिंदू उपराष्ट्रपति हो सकता है? जिस देश के प्रायोजित कार्यक्रम में आप गए थे आजादी के बाद, वहां पर 24% से ज्यादा जो है अल्पसंख्यक कोशिश की है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की है? आखिर वजह क्या है? ये स्टेटमेंट वो क्यों दे रहे हैं? आप खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, हामिद अंसारी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, लेकिन इस देश के सबसे ऊंचे सम्मानित पद पर बैठे हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं वो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है कि अगर कोई कुंठित मानसिकता के साथ हो, तर्कों और तथ्यों से के दिवालियेपन से जूझ रहा हो, तो उससे आप क्या बात करेंगे? क्या उन्हें नहीं मालूम कि इस देश में जिन प्रधानमंत्री को ये तानाशाह कहते थे, उन्हीं प्रधानमंत्री को ये इनकी जैसे लोग, तमाम जो मोदी बैशिंग ब्रिगेड है, वो आप इसे मोदी बैशिंग ब्रिगेड बता रहे हैं सर, दुनिया में जाकर के बदनाम करने की कोशिश करती है। आप इसे मोदी बैशिंग ब्रिगेड कह रहे हैं, षड्यंत्र कह रहे हैं, लेकिन देखिए अप्रैल 2021 में एक रिपोर्ट साझा करते हुए अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम कमीशन के अध्यक्ष ने भारत समेत 14 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता न होने की बात की थी
और इन देशों को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डालने की सिफारिश की थी। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि अमेरिका में एक वर्ग है जो सिस्टमैटिक तरीके से भारत को इनटॉलरेंट देश घोषित करने के प्रयास में लगा हुआ है? क्या वजह पा रहे हैं आप इसके पीछे? नहीं, देखिए मेरी वहां से शिकायत है ही नहीं। हमारे देश में एक वर्ग है, हमारे देश में एक ऐसा ग्रुप है जो ग्रुप की पूरी दुनिया को ये ज्ञान देता रहता है, पूरी दुनिया को लिखा पढ़ी करता रहता है कि भारत में जो है वो साहब इंटॉलरेंस है, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में सेकुलरिज्म खतरे में। अरे भैया, इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार और इस देश का जो मेजॉरिटी है उसका जो है डीएनए ही जो है वो टॉलरेंस है, इंटॉलरेंस है नहीं। अमेरिका की इस रिपोर्ट के अगर होता तो ये देश जो है उससे पंथ निरपेक्ष नहीं होता। सर, अमेरिका का जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन है उसके अध्यक्ष जो कह रहे हैं भारत को कैटेगरी ऑफ कंसर्न, पर्टिकुलर कंसर्न में डाल रहे हैं, इस रिपोर्ट का आपके लिए कोई मतलब नहीं है? मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि हम यहां जमीन की हकीकत देख रहे हैं। एक कोई उदाहरण बताएं, एक उदाहरण मैं कह रहा हूं। ये देश, वो देश जो आज से 8-9 साल पहले दंगों की आगों में जलता रहता था, वो देश इस देश में कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, शिक्षा के क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, रोजगार के क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, यही सवाल आपके ऊपर उठाते हैं। और ये सवाल उठाते वो ये कहते हैं कि जब अमेरिका की तरफ से भारत सरकार की या प्रधानमंत्री की प्रशंसा की जाती है तो उसे आप हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन जब वहां से कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें भारत में सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठे होते हैं तो उसे आप लोग खारिज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या जवाब है अपने विरोधियों को? नहीं, मुझे क्या लगता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमसे पूछ के तो रिपोर्ट उसने लिखी नहीं, हमसे आके बात तो करी नहीं, या जो है वो इंडिपेंडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात तो की नहीं। अब उसने अगर उन लोगों से बात की जो कि पूरी तरह से विकृत मानसिकता के हैं, उनके साथ बात की जो कि शुरू से लेकर, अगर आप देखें जिस दिन से मोदी जी आए हैं, अवार्ड वापसी से लेकर के और पूरी के पूरे एक के बाद एक जो है वो इंटॉलरेंस हो गया है देश में, ये हो गया है, वो हो गया, ये सारी चीजें करते रहे। अब मुझसे पूछते तो मैं बताता कि भैया जब मोदी जी आए हैं तो ये जो है वो भेदभाव है कि जब 4% केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी थी, आज 10.5% से ज्यादा हो गई। जब मोदी जी आए हैं तो उस समय जो है वो ड्रॉप आउट रेट अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों का 73% था, आज जो है वो 30% से कम हो गया है। जब मोदी जी आए हैं उस समय जो है वो उन तमाम लगभग 30% से ऐसे गांव थे हिंदुस्तान के जिनमें कि बिजली नहीं पहुंची थी, और उनमें अल्पसंख्यक गांव थे 30% जिनमें कि मोदी जी ने बिजली पहुंचाई, पानी का नल पहुंचाया, पक्के मकान बनवाए। उन्होंने ये पूछ के नहीं बनवाया कि तुम मुसलमान हो, कि तुम हिंदू हो, कि तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, हिंदुस्तानी हो। और हर हिंदुस्तानी के आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के संकल्प के साथ काम किया। हमसे तो इन्होंने नहीं पूछा कि साहब ये कहां डिस्क्रिमिनेशन हो गया।